दोस्तों, अंधभक्तों का बीपी बढ़ाने के लिए आ चुका है योगेंद्र यादव का विस्फोटक विश्लेषण। ये एक आदमी, जी योगेंद्र यादव, अंधभक्तों का हजमा खराब कर देता है। याद है ना आपको, बीच चुनाव में जब मोदी जी लगातार मंगलसूत्र, मटन, मछली और मजरे पर टिके हुए थे, योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी बहुमत से दूर हो जाएंगे। उस वक्त योगेंद्र यादव की काट ढूंढने के लिए गोदी मीडिया ने प्रशांत किशोर को आगे कर दिया था और प्रशांत किशोर दोस्तों न्यूज चैनल में जा जा करे कह रहे थे, कह रहे नहीं मोदी जी तो बड़े आराम से बहुमत क्रॉस कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी योगेंद्र यादव लगातार ये बात दोहराते रहे कि मोदी किसी भी हाल बहुमत को टच नहीं कर पाएंगे और अंत में 4 जून को वही हुआ। अब एक बार फिर से योगेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। तहलका क्या मचा रहा है समझ लीजिए, अंधभक्तों की रातों की नींद हराम कर रहा है। दोस्तों, न्यूज तक का ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल है। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। लबोलुबाब इस वीडियो का यह है कि योगेंद्र यादव से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया कि आपका आकलन क्या कहता है, तो योगेंद्र यादव ने बहुत ही सधी हुई बात कही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी हरियाणा की, तो उसके ठीक बाद जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 41 विधानसभा सीटें जीती थी। अब बीजेपी 5 सीटें हार गई है, 5 सीटें ही उसके पास हैं, तो मोटा मोटा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी 20 के आसपास सीटें हरियाणा में जीत सकती है। बताइए दोस्तों, यहां बीजेपी पता नहीं कौन कौन से तिकड़म कर रही है कि कैसे भी करके हरियाणा को बचा लिया जाए, और योगेंद्र यादव चुनाव से इतने पहले ही एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी बेसिक कैलकुलेशन के साथ कि बीजेपी 20 से आगे बढ़ पाना बीजेपी के लिए हरियाणा में बहुत ही मुश्किल है। मतलब 20 सीटें अगर बीजेपी की आती हैं तो ये बीजेपी की शर्मनाक हार होगी दोस्तों, उस राज्य में जहां उसने 10 साल डबल इंजन की सरकार चलाई है। यहां मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि योगेंद्र यादव का कोई भी विश्लेषण सीरियसली हमें क्यों लेना चाहिए। ये बात सही है कि योगेंद्र यादव अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ रहे, और योगेंद्र यादव एक तरह से राहुल गांधी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वालों में से माने जाते हैं। तो वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो खुद भी स्वीकार करते हैं दोस्तों। लेकिन योगेंद्र यादव का एक लंबा वक्त जीवन का ओपिनियन पोल्स करने में, चुनाव के विश्लेषण करने में गया है, और आजकल तो हमारे देश में खासतौर पर न्यूज़ चैनल्स में कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी वरिष्ठ पत्रकार और कोई भी राजनीतिक पंडित बन जाता है। लेकिन योगेंद्र यादव जैसे लोग वाकई में एनालिसिस के जरिए, आंकड़ों के जरिए, मजबूत डेटा के जरिए पिछले 25 साल से, जी हाँ, पिछले लगभग 25 साल से देश के अलग अलग चुनावों को कवर कर रहे हैं, और इस काम में योगेंद्र यादव की महारत है। वो उसके बाद राजनीति में आम आदमी पार्टी के साथ आए, फिर वो आम आदमी पार्टी से अलग हुए, फिर उन्होंने अपना दल बनाया, अपना एक पार्टी बनाई, और अब वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये उनका एक परिचय है, लेकिन उनके परिचय का केवल एक हिस्सा है। योगेंद्र यादव अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त न्यूज चैनल्स में बैठकर अलग अलग चुनाव का विश्लेषण करने विद डेटा, उसमें माहिर हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोस्तों योगेंद्र यादव ने जो भविष्यवाणी की थी मोदी के बहुमत से दूर रहने की, एग्जैक्टली उतनी ही सीटें बीजेपी को कम आई, जितना अंदेशा योगेंद्र यादव ने लगाया था। उस वक्त लोग योगेंद्र यादव को कोस रहे थे और पीके की, प्रशांत किशोर की पीठ थपथपा रहे थे। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को हाथ जोड़ने पड़ गए, कान पकड़ना पड़ गया कि हाँ मैंने गलत एनालिसिस किया और आज के बाद मैं कभी भी सीटों पर कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, और योगेंद्र यादव सही साबित हुए। और अब विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के लिए योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बीजेपी 20 से ज्यादा सीटें जीत ले तो कैलकुलेशन यही बताता है योगेंद्र यादव का कि बीजेपी 20 के आसपास कहीं आकर सिमट सकती है। दोस्तों, ये बीजेपी की वाकई में बहुत बड़ी हार है। मैं मानती हूँ कि 2014 में जो बीजेपी को हरियाणा में प्रचंड बहुमत मिला, ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। लेकिन बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा में 2 गलतियां की। एक, 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव जब जीता गया मोदी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर, और बीजेपी की दूसरी गलती मनोहर लाल को 2019 में फिर से मुख्यमंत्री बनाकर। अंत में 9.5 साल बाद मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी को बाहर करना ही पड़ा, उनको ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट को बाहर करना पड़ा। तो अगर ये गलती मोदी जी 2014 के 1-2 साल बाद ही कर लेते तो शायद हरियाणा में स्थिति ऐसी
ना होती। आज स्थिति यह है कि जिस मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल हरियाणा में सरकार चलाई, वो मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के लिए वोट तक नहीं जुटा सकते। बीजेपी ने उनको एक तरह से चेहरा भी नहीं घोषित किया है। मनोहर लाल खट्टर को आगे कर दिया तो बीजेपी जो रही सही सीटें हैं शायद वो भी ना जीत पाए। अब बीजेपी को जो उम्मीद है वो उनके नॉन जाट वोटों से है, उन इलाकों से है जहां वो हमेशा से अच्छा करती रही है, 2014 के बाद से अच्छा करती रही है। लेकिन हरियाणा के कुछ जानकारों से मेरी बात हुई है तो वो ये बताते हैं दोस्तों कि अगर कांग्रेस इन हरियाणा के उन सीट्स में जो कि बीजेपी की पॉकेट्स रही हैं, वहां भी अगर अच्छा कैंडिडेट देती है और ठीक से चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि बीजेपी का गढ़ भी कांग्रेस जीत ले। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सी दिक्कतें हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हरियाणा के डेट्स अनाउंस हुई तो कुमारी शैलजा के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर्स वगैरह छपने लगे। खुद कुमारी शैलजा खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर रखने लगी। सब जानते हैं दोस्तों सुकुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट किस तरह से खुलकर बयानबाजी करता है एक दूसरे के खिलाफ। तो कहने वाले यही कह रहे हैं अब भी कि बीजेपी तो चुनाव हारेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस तरह का चुनाव लड़ती है। अब भी बीजेपी की क्या स्थिति होगी हरियाणा में, ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ती है। हालांकि हाल के सालों में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। मध्य प्रदेश तो मैं खुद कवर करने गई थी, वहां इतना गुस्सा था लोगों के बीच, उसके बावजूद भी गलत संगठन की फैसले और गलत शख्स पर नेतृत्व की जिम्मेदारी देना, कमलनाथ जैसे आदमी को पूरी तरह नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना एक बहुत भारी भूल कांग्रेस पार्टी ने की थी मध्य प्रदेश में। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास कर रही है। लेकिन जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है उस पर वक्त रहते जल्दी से जल्दी कांग्रेस पार्टी को न केवल लगाम लगाना चाहिए बल्कि उस पर एक खत्म करके मैसेजिंग देनी चाहिए कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है। हालांकि गुटबाजी दोस्तों बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर हरियाणा में अनिल विज तो अपने नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण हुआ था तो आए तक नहीं थे। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह लगातार खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो गुटबाजी उधर भी है, गुटबाजी इधर भी है, लेकिन स्थितियां ये हैं कि गुटबाजी के साथ भी कांग्रेस मजबूत पिच पे है हरियाणा में, और गुटबाजी के होते हुए बीजेपी और खराब स्थिति में है हरियाणा में है। दोस्तों एक तो 10 साल की डबल एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद 10 साल सरकार चलाने के बाद कितनी शर्मनाक स्थिति है बीजेपी के लिए कि उसके पास एक स्थानीय चेहरा नहीं है। 10 साल में बीजेपी एक चेहरा नहीं दे पाई हरियाणा में जिसमें वो कह सके कि ये अखिल हरियाणा का चेहरा है, पूरे हरियाणा का वो नेतृत्व कर सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा चेहरा है, और उसके अलावा भी कांग्रेस के पास नॉन जाट कई चेहरे हैं, यादव समाज से कई ऐसे चेहरे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे हैं। तो कुल जमा बात यह है कि दोनों ही संगठनों में दिक्कत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस एक मजबूत एज में दिखाई देती है। दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले आज तक सी वोटर का सर्वे आया था जिसमें हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब बताई गई थी। ना तो नायब सिंह सैनी के कामकाज से वहां की जनता खुश है, ना ही वहां की सरकार के कामकाज से खुश है। तो जिस तरह के संकेत अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं, बहुत हद तक हरियाणा में एक तरह से सफाया होने वाला है बीजेपी का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सफाया होने में कितनी सीटें आएंगी। अगर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सही साबित होती है कि 90 की विधानसभा में 20 के आसपास कहीं बीजेपी टिक रही है, तो आप सोचिए बीजेपी की स्थिति हरियाणा में कितनी खराब है, कितनी कमजोर पिच पर बीजेपी खेलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी अगर हारती है तो पूरे हिंदी पट्टी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। अब एक बार फिर से मोदी जी हरियाणा में जाएंगे, प्रचार करेंगे, रैलियां तो करेंगे मोदी जी, और उसके बाद फिर बीजेपी हारती है तो ब्रांड मोदी कितना और उसको नुकसान हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।